आगे अब एक इंटरनेशनल खबर आपको बताते हैं क्योंकि कश्मीर का मुद्दा लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठता रहा है और एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा है। आपको जानकारी दे देते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है और संयुक्त राष्ट्र के सत्र में यह कश्मीर का मुद्दा दरअसल उठाया गया है। जानकारी आपको यह भी दे दें कि कई बार हो चुका है कि तुर्की के राष्ट्रपति ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन यह बयानबाजी एक बार फिर से की गई है और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर की गई है क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त तुर्की लगातार कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा और इस बार भी कश्मीर के मुद्दे को जब उठाया तो बताया कि किस तरीके से आजादी के बाद तक अब तक कश्मीर का मुद्दा बना हुआ है, उसका हल भारत और पाकिस्तान से नहीं निकल पाया है। ये दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान साहब कहने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, फिर रहमत कलीम मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपको बताएंगे कि इसका आखिर मतलब क्या था। India and Pakistan, after having established their sovereignty and independence 75 years ago, they still haven't established peace and solidarity between one another. And this is much unfortunate. We hope and pray that a fair and a permanent peace and prosperity will be established in Kashmir. तो चलिए, आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया कश्मीर के मसले पर। रहमत कलीम मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपको इसके मायने बताएंगे। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए। 5 के पंच में क्या कहेंगे रहमत, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है। एक बार फिर से तुर्की के राष्ट्रपति कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं और बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, क्या मायने इसके निकाले जाए? जी देखिए, बिल्कुल अगर तुर्की के राष्ट्रपति के इस बयान को देखें तो आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा 2019 की तरफ, और 2019 से अभी तक के जो बयान उन्होंने दिया है वो आपको बताना चाहेंगे। 2019 में उन्होंने कहा था कश्मीर में नाकाबंदी जैसी सूरत हाल है। 2020 की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि कश्मीर एक सुलगता हुआ मसला हो चुका है और आर्टिकल 370 जो मनसूख किया गया ये वहाँ की आईनी हैसियत पर कहीं ना कहीं एक तरह से हमला है। फिर 2021 की बात करें तो उस वक्त जब बयान दे रहे थे, जब जनरल असेंबली से खिताब कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मसले कश्मीर को यूएन के करारदाद के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। और अब जब 2022 में स्पीच दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुनसिफाना और देरपा अमन की ख्वाहिश हम रखते हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर अगर 2019 से 2022 के बीच के बयान को अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से तुर्की के प्रेसिडेंट का बयान या तुर्की के प्रेसिडेंट की बयानबाजी में कहीं ना कहीं वो तेवर, वो सख्ती, वो गर्मी ख़त्म होती हुई दिखाई दी है जो इस बार हमने देखा है। इस बार वो सीधे तौर पर एक तो मसले कश्मीर पर बहुत कम बात की, और बात भी की तो जो उनका लहजा था, लहजा बता रहा था, और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, जो जुमले उन्होंने कही, और सीधे तौर पर एक किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी खित्ते के लिए अगर आप बईखा हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ अमन कायम रहे और आपके नज़र में वहाँ अमन नहीं है, तो अगर वहाँ पर परमानेंट अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी कह सकते हैं, जैसे हम इसराइल के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, ईरान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में कहते रहते हैं। तो ये बयान बता रहा है कि किस तरह से किस तरह से तुर्की ने भी बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान के सामने सरेंडर किया है। और चूंकि ये बयान ऐसे वक्त में है जब चंद दिन पहले ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद अगर जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन से खिताब करते हैं और मसले कश्मीर पर इस तरह का बयान देते तो आप समझ सकते हैं कि तुर्की ने भी अब पाकिस्तान की वो स्क्रिप्ट जो मुसलसल उन्हें 2019 से पहले से भी लेकर के और 2019 से अब तक पेश की जाती रही है, उसे खारिज कर दिया और अपने तौर पर एक रिवायती बयान जो जारी किया जा सकता है वो रिवायती बयान उन्होंने जारी किया है। तो हम ये मान सकते हैं कि हिंदुस्तान के मद्देनजर में जाहिर सी बात है, अगर उनकी तरफ से अगर ये शक है या शुबा है, उनको अगर लगता है कि जम्मू कश्मीर में और अमन आनी चाहिए, 75 साल के बाद भी अगर मसले कश्मीर पर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़ते देख रहे हैं, तो फिर हमें ये कहना ही होगा कि जिस तरह से भी हो खित्ते में अमन आनी चाहिए और ये अमन परमानेंट होनी चाहिए। इसे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि हम दुआ करते हैं कि यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए अमन आए, शांति आए। ये एर्दोगान का कहना था। एर्दोगान के लहजा बता रहा था कि कहने के वो पाकिस्तान से पीछा छोड़ा चुके हैं और अब हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते धीरे धीरे फिर से मजबूत होने के करीब नजर आ रहे हैं। और इसी तरह की तैयारी बाज़ाब्ता तौर पर पिछले दिनों भी हमने देखी, क्योंकि 2019 से लेकर के 2021 तक के जब भी जनरल असेंबली का इजलास हुआ या ग्लोबल फोरम जब भी मिला, वहां पर जिस तरह से मसला कश्मीर को तुर्की ने उठाया या तुर्की के रिप्रेजेंटेटिव ने उठाया या तुर्की के प्रेसिडेंट ने उठाया, उन बयानों की वजह से हिंदुस्तान और तुर्की के रिश्ते खराब रहे हैं। तुर्की को एहसास हुआ, चूंकि नुकसान
नुकसान ज्यादातर तुर्की का हो रहा था। हिंदुस्तान का नुकसान हो या ना हो, लेकिन तुर्की का ज्यादा नुकसान हो रहा था। तुर्की को देर से ही सही लेकिन होश आया और ये ख्याल आया कि हम पाकिस्तान के सहारे अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, हालांकि इससे मिलने जुलने वाला कुछ भी नहीं है। ऐसे में हिंदुस्तान से रिश्ते कैसे मजबूत किए जाए, कैसे ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, क्या मसले कश्मीर पर वही राग अलापा जाए जो पहला अलापा था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के कहने पर, तो उससे बेहतर रिश्ते बन पाएंगे। इन तमाम हवालों से जब जायजा लिया तुर्की की सरकार ने, तुर्की की इंतजामिया ने, तो उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हमें मसले कश्मीर को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, एक रियलिटी के तौर पर ह्यूमैनिटेरियन टच देते हुए बस एक लफ्ज कहना है, एक जुमला कहना है, ताकि हमें हमारी बात भी रह जाए, हम सांप भी मार दे और लाठी भी बचा लें। तो इस तरह की कोशिश बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की के सदर की जानिब से की गई है। तो जो लहजा था, जो बयान था, वो बता रहा था कि तुर्की भी पाकिस्तान की चाल को समझ गया। लेकिन रहमत, क्या ये चेंजेस किस वजह से हुए हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो सिनेरियो है वो चेंज क्या वाकई हो रहा है? आप, जहां तक मुझे याद है, पीएम मोदी से मुलाकात भी पिछले दिनों हुई थी, लेकिन वर्ल्ड सिनेरियो अब बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है क्या? क्योंकि पहले का वक्त कुछ और था और जो पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं वो जग जाहिर है। पर क्या तुर्की भी अपने आप को सेफ साइड यानी सेफ जोन में खास तौर पर रखना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी आईसीयू में हाल ही में, आपको याद होगा, कि कहा कि भैया आतंकवाद से तो ग्रसित हैं हम। बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कही जाती हैं और सभी देश अपना सेफ साइड लेकर चलते हैं, और तुर्की का भी वक्त आ गया है कि वो अपने आप को सेफ जोन में लेकर चले। देखिए, बिल्कुल एक तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का, रिश्ते का एक नैरेटिव बयान किया गया था। बयानिया सबके सामने पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की गई थी कि दोनों एक भाई के जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, एक ख्याल हैं, एक तरह से सोचते हैं। लेकिन इस नैरेटिव में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो तुर्की को था। तुर्की को देर से ही सही 4 से 5 साल के बाद ही ये अंदाज़ा हो गया कि उनका पाकिस्तान की राह पर चलना, पाकिस्तान की रविश पर चलना, पाकिस्तान के साथ चलना और पाकिस्तान के कहने पर कुछ करना, ये कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान ज़्यादा पहुँचा रहा है। और पिछले 5 साल के अंदर अगर आप देखें, तुर्की के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते खराब रहे हैं, अच्छे नहीं रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका नुकसान तुर्की को हुआ है। पाकिस्तान को तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन तुर्की को भी हुआ। ऐसे में तुर्की को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान के साथ हमें रिश्ते मजबूत रखने होंगे और इस मजबूती के लिए क्या करने होंगे, हमें कुछ स्टैंड क्लियर करने होंगे। पहला स्टैंड जम्मू कश्मीर का मसला था। जम्मू कश्मीर के मसले पर उन्होंने पहले 2021 को अगर देखें तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यूएन चार्टर का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में सुलगती हुई सूरत हाल है या इंसानियत का खून हो रहा है या वहाँ नाकाबंदी जैसी सूरत हाल है। इस तरह के बयान जो पहले पाकिस्तान के कहने पर तुर्की दे रहा था, उन बयानों से पीछा छोड़ा करके अब यहाँ तक 2022 तक जब पहुँचा है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यही है और तस्वीर भी यही साफ हो रही है कि तुर्की को देर से ही सही एहसास हो गया है कि पाकिस्तान उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। उससे ना तुर्की का फ़ायदा हो रहा है और ना ही पाकिस्तान का कोई नुकसान या फ़ायदा होने जा रहा है। ऐसे में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सेफ जोन तलाशा है और सेफ जोन तलाशने में पाकिस्तान से पीछा छुड़ा करके हिंदुस्तान के ब्लॉक में आने का फैसला किया। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, क्योंकि आप इन चीजों को अच्छी तरीके से रहमत समझते हैं, आपकी नजर रहती है। तुर्की को आखिर किस मायने में भारत से फायदा हो सकता है? क्योंकि समय बड़ा बदल रहा है और हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ तमाम बड़े देश हों चाहे छोटे देश हों, सबकी निगाहें हैं और भारत का जो तरीका इस वक्त बैलेंस बनाने का है, अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से रशिया के साथ भी, तमाम बड़े देशों के साथ जो बैलेंस बनाया जा रहा है, क्या तुर्की को फायदा होगा भारत से आगे आने वाले समय? जी देखिए, बिल्कुल तुर्की को भारत को तुर्की से, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में कई ऐसे मुल्क हैं, खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें तुर्की भी एक पार्टनर रहा है, अहम पार्टनर रहा है, जहां से कुछ चीज़ें हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स जो हैं वो तुर्की जाया करती थी और तुर्की के कुछ प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान आया करते थे। तो ये सिलसिला बीच में पिछले 5 सालों से कहीं ना कहीं रुक गया था, चूँकि सूरत हाल ऐसी ख़राब हो गई थी, रिश्ते इस तरह से ख़राब हो गए थे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो दायरा था वो कहीं ना कहीं महदूद हो गया था। लेकिन अगर डिफेंस सेक्टर में बात करो तो डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ पुर्जे ऐसे हैं डिफेंस के जो बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की में बनते हैं और हिंदुस्तान जब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो उस प्रोजेक्ट से भी बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की फ़ायदा उठाना चाह रहा है। हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट से और तुर्की में क्या कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ के हैं जो दुनिया भर में भेजता है, जो हिंदुस्तान भी आता रहा है, अब उन प्रोडक्ट्स को फिर से एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा। तो दोनों मुल्कों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही बाज़ाब्ता तौर पर यह तय किया जा रहा है कि अब हम रिश्ते करीब करेंगे और दोनों मुल्कों को, चाहे वो अनाज की बात करें या फिर दूसरी चीज़ें जो हिंदुस्तान में तैयार होती हैं, तीसरी चीज़ें जो वहाँ तुर्की में तैयार होती हैं, तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दायरा जब शुरू हो जाएगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो तुर्की में तैयार हो रही होंगी, हिंदुस्तान पहुँचेंगी, हिंदुस्तान में तैयार हो रही चीज़ें तुर्की पहुँचेगी। तो इस तरह से दोनों मुल्कों का फायदा। रहमत, मैंने हालांकि आपसे ये आखिरी सवाल कहा था, लेकिन एक और सवाल है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा अगर तुर्की से थोड़ी दूरी भी बन जाती है? क्योंकि अभी सेफ जोन की बात हम कर रहे थे, क्या पाकिस्तान को आगे आने वाले समय में नुकसान होगा?
देखिए, पाकिस्तान को नुकसान सिर्फ इस हद तक होगा कि उसका एक प्रोपेगेंडा पार्टनर उससे दूर हो जाएगा। प्रोपेगेंडा पार्टनर इसलिए भी क्योंकि कश्मीर के मामले पर या फिर इंडिया के खिलाफ जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान हमेशा से प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है, जिसे आलमी सतह पर या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाने की कोशिश करता रहा है, उसमें उसकी आवाज़ कम हो जाएगी और उसके साथ वो देने वाले लोगों की तादाद कम हो जाएगी, ममालिक की तादाद कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा पार्टनर चूंकि उसका तुर्की था और इसलिए तुर्की अब चूंकि पाकिस्तान से दूर होगा इस मामले में, खासतौर से इंडिया के हवाले से जब भी कोई बयान होगा, जब भी कोई प्रोपेगेंडा होगा, जब भी कोई बात होगी, जब भी कोई इशू होगा, तो उसमें तुर्की जिस तरह से पहली फुर्सत में पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, जैसे चाइना सपोर्ट करता है, वैसे ही तुर्की अब तक सपोर्ट करता रहा। लेकिन अब तुर्की उस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, तो पाकिस्तान की आवाज ग्लोबल लेवल पर कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो मजबूत जो पकड़ अब तक के तुर्की के साथ बना करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहा था, वो इस्तेमाल से उससे छुटकारा कहीं ना कहीं दुनिया को भी मिलेगी और तुर्की को भी मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत इन सवालों का जवाब देने के लिए और बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि वर्ल्ड सिनेरियो में आखिर किस तरीके से तुर्की फिट होने जा रहा है, क्योंकि तुर्की भी अपना अब सेफ जोन लेकर चल रहा है। और जिस तरीके से रहमत बता रहे थे कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया करता था पाकिस्तान की, तुर्की हमारा काफी अच्छा दोस्त है और कश्मीर के मुद्दे पर जो बातें सामने आती थी और वो हम आपको बताते भी थे, लेकिन अब वो प्रोपेगेंडा आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो बड़ी तेजी से बदल रहा है और सब भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि पहले वाला समय नहीं रहा। 2022 का समय है, आर्थिक स्थिति में सभी मजबूत होना चाहते हैं और किस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाएं, इस बारे में सभी सोचना चाहते हैं। इसलिए अब तुर्की भी समझ चुका है, तुर्की ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हम भारत के नजदीक पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान से दूरियां बढ़ा रहे हैं। इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान साहब की तरफ से